लोकसभा चुनाव के 7 चरण में से 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब लड़ाई महज 2 चरणों की रह गई है। लिहाजा बची हुई सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने जान फूंक दी है, खासकर हार्ड सीटों पर। ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट है इलाहाबाद लोकसभा सीट। तो आज पड़ताल करेंगे इलाहाबाद लोकसभा सीट की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। कुंभ नगरी इलाहाबाद में इस बार जंग जोरदार है। इस सीट की गिनती वीवीआईपी सीट में होती है। इलाहाबाद लोकसभा सीट से कई दिग्गजों ने भी अपनी किस्मत आजमाई। किसी को यहाँ की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया तो किसी को हार का स्वाद भी चखाया। वोटरों के बदलते मिजाज के कारण किसी भी नेता और दल के लिए यह सीट कभी गढ़ साबित नहीं हुई, लेकिन 2014 से यह सीट बीजेपी के पास है और इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। लेकिन जनता के मन में क्या है? क्या सांसद के कामों से वोटर्स खुश हैं और कौन कितने पानी में है? आज ये जनता से ही जानेंगे। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में बात करते हैं इलाहाबाद लोकसभा सीट की। इलाहाबाद जिले की प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी भी कहते हैं। हिंदुओं के लिए यह स्थल बेहद पवित्र माना जाता है, तो सियासतदानों के लिए भी यह सीट काफ़ी अहम है। इलाहाबाद लोकसभा सीट वो वीवीआईपी सीट है जहां से चुनाव जीतने वाले 3 नेता प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुरली मनोहर जोशी और जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गज नेता इलाहाबाद से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। तो सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यह सीट न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि चर्चा में भी रहती है। इस सीट पर 1957 से 71 तक लगातार कांग्रेस जीतती रही। 1957 से 62 तक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि इमरजेंसी के बाद यहां कांग्रेस के किले को जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जनेश्वर मिश्र ने ढहा दिया। इतना ही नहीं, 1996 में बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कुल 72 प्रत्याशियों को मात दी थी। इनमें 62 प्रत्याशी निर्दलीय थे और 58 निर्दलीय प्रत्याशी 1000 से भी कम वोट पाकर सिमट गए थे। तो 1998 और 99 में भी डॉक्टर जोशी ने यहां से संसद पहुंचकर जीत की हैट्रिक लगाई और अब पिछले 10 साल से यहां बीजेपी का कब्जा है। वहीं राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज से निकल चुकी है और इसका कितना असर यहाँ की जनता पर हुआ है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में है। बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। तो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने यह सीट कांग्रेस को दी है। इसलिए कांग्रेस ने कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह पर दांव लगाया है। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी साई बीजेपी प्रवक्ता, अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता, रोशन जमीर राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा लखनऊ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनिल शर्मा जी, ये सीट गठबंधन में आपको मिली है। पिछली बार आपको महज 31,000 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 3,10,000। 1,85,000 से जीत हुई थी बीजेपी की। ये खाई कैसे पाटेंगे? यह समाजवादी पार्टी ने आपको आगे कर दिया, इस वजह से 31,000 ही मिले थे आपको। ज़्यादा मजबूत तो उनकी दावेदारी थी। उनके वोट आपके मिल पाएंगे क्या? यह भी एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस इलाहाबाद सीट पर हमेशा मजबूत रही है। बीते कुछ समय से जो बदलाव देखने को मिला, कुछ खामियां रही, उनको सुधारा गया और आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमन जी हैं और रमन जी निश्चित ही एक बड़े बहुमत के साथ जीत की ओर अग्रसर हैं और एक अच्छा बहुमत हमको मिलने जा रहा है। रही बात खाई की,
एक समय का बदलाव होता है, समय के बदलाव के साथ तमाम सीटों पर ऐसा होता है, कभी कभी चौंकाने वाले परिणाम होते हैं। बिल्कुल। जैसे आपको बता 1977 में जनता पार्टी से जनेश्वर मिश्र जब विपक्ष की भूमिका में थे, विपक्षी गठबंधन था, तब कांग्रेस सभी जगह से लगभग हारी थी, तो 1977 में वहां से जनेश्वर मिश्र जी जीते। जनेश्वर मिश्र जी की कर्म भूमि भी रही, कांग्रेस के भी तमाम प्रत्याशी वहां से जीते। आज बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी की टिकट घोषित करके काटना एक अंतर विरोध का पैमाना शुरू कर दिया है। रीता बहुगुणा जोशी की टिकट काटकर यह साबित कर दिया है कि उनके पास प्रत्याशियों का जो चयन करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा। कई सीटों पर इस प्रकार का हुआ, अंतर विरोध बीजेपी का इस प्रकार है। और सबसे बड़ी बात, इस देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक होना इस बात का प्रासंगिक है कि एनडी गठबंधन की सब जगह हार हो रही है। 5 चरण के चुनाव हो चुके और 5वें चरण के चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई। पहले चरण के चुनाव में ये आए तो मुस्लिम लीग मटन और मीट की बात करने लगे, दूसरे चरण में आए तो मंगलसूत्र और भैंस इस टाइप की बातें करने के, आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस इंडिया गठबंधन छीन लेगा, आपके पास 3 कमरे हैं तो एक कमरे पर कब्जा कर लिया जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव पर ये अडानी अंबानी की बातों पर आ गई कि नोटों से भर भर कर ऑटो आ रहे हैं, टेम्पो में लद लद कर नोट आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन। और चौथे चरण के चुनाव में राहुल जी ने जब जी कही कि टकाटक पैसा आएगा, तो ये टकाटक खटाखट एक एक बात को 26-26 बार, 27-27 बार ये इस प्रकार से दोहराना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इनका जो संतुलन है, हार का मुंह देखते देखते एकदम बदलाव हो गया इनके, और सोच का पैमाना इनका छलक चुका है और इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। और निश्चित ही हम लोग रमन सिंह जी की इस सीट को जीत रहे हैं। ठीक, तो अश्विनी जी वो कह रहे हैं अंतर विरोध से जूझ रहे हैं, टिकट घोषित करके रीता बहुगुणा का आपने काट दिया, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं और 5 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें मुंह की खा चुके हैं आप। इसलिए कभी मंगलसूत्र ले आते हैं, कभी भैंस ले आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, कभी मुस्लिम लीग ले आते हैं। यही बचा है अब आपके पास, कहने को कुछ नहीं है विकास के नाम पर। ब्रजेश जी, इतना बौखलाया विपक्ष आज तक जो है किसी ने नहीं देखा था। जो बौखलाहट दिख रही है पूरे इस लोकसभा में, पूरे देश में स्थितियां इतनी प्रतिकूल हैं इंडिया अलायंस के लिए। हम लोगों ने तो आज माननीय गृह मंत्री जी ने तो घोषित कर दिया है कितनी सीट हमारी 5 चरणों में हो चुकी है, लेकिन ये लोग आप देखिए ना, प्रयागराज में इन लोगों ने जिस तरीके से छोटी जगह पे जनसभा किया और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो गुंडा पार्टी कही जाती है उनका आचरण दिख गया। वहां 2 जगह जनसभा हुई, किस तरीके से आचरण दिख गया। क्या जनता चाहती है इस तरीके का आचरण देखें हम? वही 10 साल पहले वाला गुंडागर्दी, गुंडा राज, इनके जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं का सम्मान करना नहीं सीखा, तो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है कि वही राज लौट कर आए। इसलिए जनता ने उज्जवल रमण सिंह हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कहीं भी स्थितियां इतनी खराब कर रखी हैं सबने इन इंडिया अलायंस वालों की, तो घबराहट में बयान अलग अलग निकल रहे हैं। अनिल शर्मा जी देखिए किस तरीके से बोल रहे हैं, मंगलसूत्र और उसकी बात। ये लोग जहां सोचना शुरू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां से आगे सोचना शुरू करती है। और आप ज्यादा दूर नहीं है ब्रजेश भाई, 4 तारीख को बुला लीजिएगा सबको, मैं चैलेंज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 303 सीट पिछली बार पाई थी और अगली बार हम कहां जाकर रुक रहे हैं ये लोगों का अंदाजा नहीं है। जो 400 पार का नारा है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। चुनाव बता रहा है, ये लोग अभी भी ना समझ पाए ये लोग, तो इन लोगों के मानसिक स्थिति को हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। जोर लगा लें, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अश्विनी जी जो वो कह रहे हैं पेपर लीक वाली बात, रोजगार, महंगाई, ट्रैफिक, ये समस्या नहीं है, ये मुद्दे नहीं है क्या प्रयागराज में? अरे एकदम, वैसे प्रयागराज में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, पेपर लीक कितने हो रहे थे, समझ में आया था? नहीं, उनको नहीं समझ में आया।
हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 26 बार पेपर लीक हुआ थे यहाँ। समस्या तो तभी थी वहां यहाँ। समाजवादी पार्टी वाले अपने सरकार भूल गए, कांग्रेस वाले राजस्थान भूल चुके हैं। ये लोग महंगाई डबल डिजिट में इन लोगों की सरकार में हमेशा रहती थी। और आप बता दीजिए कि रिजर्व बैंक के जो आंकड़े हैं, सिंगल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी में कोरोना काल के बाद भी महंगाई सिंगल डिजिट में रही है। ये चैलेंज जनता जान रही है। नेगेटिव नैरेटिव फैलाने से नहीं होता है। ये लोग नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं। डबल डिजिट की महंगाई थी, 27% इंदिरा जी के जमाने में, नरसिम्हा राव जी के जमाने में 13%, मनमोहन सिंह जी के जमाने में 10% से ऊपर की महंगाई। कहां जाएंगे लोग? जनता पढ़ी लिखी है। इस समय जनता जो है, इन लोग, किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जनता के पास आप लोगों का हथियार है, आप लोग हैं, सोशल मीडिया का हथियार है। ठीक, ये सभी चीजें इन लोगों के पास है। आप कोई चेक कर सकता है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। नेगेटिव नैरेटिव फैलाने से कुछ नहीं होता है। ठीक जी, नेगेटिव फैलाने से कुछ नहीं होता। रविंद्र प्रताप सिंह जी वो कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 26 बार पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में पेपर लीक हुए, और आपके यहाँ तो किस तरह की गुंडागर्दी है कि आपके बड़े नेता, प्रमुख नेता अखिलेश यादव और आपके गठबंधन सहयोगी राहुल गांधी भाषण तक नहीं दे पाते, बिना भाषण दिए जाना पड़ता है सभाओं से। नीले सियार को नीला ही नजर आता है। नीले सियार को दूसरा रंग नजर नहीं आता है। जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर एक दुर्दांत माफिया से ज्यादा धाराओं के मुकदमे हो, जिसने अपना मुकदमा वापस ले लिया हो, न्यायालय पे भरोसा ना हो, जिसके डिप्टी सीएम पे दुर्दांत माफियाओं से ज्यादा मुकदमे हो, जिसके 111 विधायक आरोपित हों, जिसके मंत्रिमंडल में दो सजा याफ्ता मंत्री हों, इसको कहते हैं गुंडागर्दी। ये गुंडा पार्टी। बात गुंडागर्दी की नहीं थी, बात पार्टी की नहीं थी, क्योंकि इनके पास विषय नहीं है, प्रयागराज की जनता के लिए विषय नहीं है, भारत की जनता का विषय लिए नहीं है। तो इनको जो रटाया गया है नीले सियार की तरह, तो वही हुआ करते हैं। अब आते हैं प्रयागराज और इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पे। इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक कब्रगाह है। यहाँ पर श्री मुरली मनोहर जोशी जी लड़े, अंत में उनको कब्रगाह में जाना पड़ा, राजनीतिक कब्रगाह में। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी लड़ी, उनको भी राजनीतिक कब्रगाह में जाना पड़ा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जब इस क्षेत्र में कांग्रेस से रहा करते तब भी लड़ते थे, उनको राजनीतिक कब्रगाह में भेजने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी खड़े हुए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अजर अमर हो गए भारतीय संविधान में। तो इस बार भी उन्होंने, जो मुझे लगता है कि लगभग 5 लाख वोट पाई थी श्रीमती रीता बहुगुणा, तो उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो उन्होंने बताया कि ये राजनीतिक कब्रगाह है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात उज्ज्वल रमण सिंह जी की, तो उज्ज्वल रमण सिंह या उनके पिताजी आज के समाजवादी नहीं हैं। हमारे जो संस्थापकों में से थे जनेश्वर मिश्र जी, उनके साथ के समाजवादी हैं, लगातार समाजवादी पार्टी में रहे हैं। तो उज्ज्वल रमण सिंह हमारे लिए बाहर से नहीं है। उज्ज्वल रमण सिंह जी के लिए इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र बाहर का नहीं है, और हमेशा वो लोग संघर्ष किए हैं। और किसी को भी राजनीतिक कब्रगाह में ना तो कांग्रेस की तरफ से डाला गया, वहां से नेता हुए, देश के प्रधानमंत्री। अभी तो आपने कहा था कि बीपी सिंह को कब्रगाह में डालने की कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टियों ने बचा लिया। वो तो कांग्रेस से ही थे ना। आप ही ने कहा कि मैं बता तो रहा हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कांग्रेस ने अपना एक प्रत्याशी के रूप में लड़ाया था, और उनको इस हाइट तक लेके गई कि देश की जनता ने उनको राजनीतिक रूप से एक प्रतीक बना लिया, और भारत के देश में वो अजर अमर हुए। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसा ना कर पाए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। 1990 में जब हम प्रधानमंत्री बने समाजियों के सहयोग से, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टांग खींचने के लिए, जब हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण लागू किया, तो टांग खींचने के लिए। रविंद्र जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, सुन तो लीजिए। आपने ये नहीं कहा कि आपके समय में 26 पेपर लीक हुए तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया था। तो क्या आपकी तरफ जनता देखेगी? आपके समय में जो गुंडागर्दी थी, आपने सीएम के बारे में कहा कि उन पे माफियाओं से तुलना कर दिया आपने, लेकिन आपके समय में जो गुंडागर्दी थी उसको भी तो देखेगी ना जनता, तुलना तो करेगी ना। बताना चाहिए। आप मुझे टोकते ज्यादा हैं। मुझे साहब एक बार टोका, आपकी बात पूरी खत्म करने पर जवाब चाहने के लिए आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं रविंद्र जी।
आप मुझसे प्रश्न पूछिए तो मैं प्रश्न का जवाब, आप प्रश्न पूछिए ना, फिर हम मैंने गुंडे प्रश्न हैं तो पहले उसका ही पूछा जवाब था, दें मैंने आप। कहा आपने जवाब नहीं दिया। 26 पेपर लीक आपके समय में हुए थे, उनका भी जवाब दे दीजिए। जब आप पेपर तो लीक पर पूछ लीजिए सवाल ना, उठा हम रहे जवाब हैं, देंगे। इसका भी जवाब हम दे तो दीजिए कि माफिया उस समय नहीं था, क्या आप सीएम को माफिया कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं? आपने 2 प्रश्न पूछा, पेपर लीक, हम्म और दूसरा प्रश्न पूछा सीएम की तुलना माफिया से कर रहे हैं। हम्म तो एक तो पेपर लीक जो इनके जमाने में हुए हैं, या अभी अभी जो पेपर लीक हुए हैं, 60 लाख उसमें प्रतिभागी थे, क्या ये गलत है? क्या जो 27 पेपर लीक कॉन्टिन्यूअस लीक थे वो गलत हैं? फिर कहते हैं, फिर आपने कहा हमने माफिया को, इनके सीएम को तुलना किया धाराओं की जो माफियाओं की होती है, क्या गलत है? उन्होंने अपने एफिडेविट में लिख रखा है, क्या मैं कह रहा हूं? उनसे कहिए अपना एफिडेविट वापस लें, इसलिए उनको एफिडेविट वापस ठीक है, लेना इसका चाहिए जवाब क्योंकि वो अश्विनी जी से ले लेता हूं, लेकिन अपने आपने केस ये वापस कहा ले कि ये चुके गलत है क्या? मैं कब कह रहा हूं कि सही है? आप सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं। मैंने कहा था गलत ये भी है, गलत तो वो भी है ना, लेकिन जनता तो दोनों को देखेगी ना। आपने अपने वाले पाले का जवाब नहीं दिया, उन पर डाल दी गेंद। हाँ, एक लाइन का जवाब देता हूं अगर इजाजत हो तो। देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के रविंद्र भाई जो है पूर्वाग्रह से ही ग्रसित हैं, इसलिए मैं 2 लाइन का इनको जवाब देना चाहता हूं। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, मुकदमे अपने से वापस नहीं लेता। यही नेगेटिव नैरेटिव की बात मैंने की। वो मुकदमे जब कोई भी अगर होते हैं तो कोर्ट के द्वारा होते हैं, यानी कि कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं ये। दूसरी बात, मुकदमे लादे किसने लेकिन वो थे? ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी माफिया से सरकार ने। ज्यादा अपराध दर्ज हैं, माफिया है आपके सीएम। 2 किसने मंत्री बनाया ऐसे था? हैं जिन पर अपराध दर्ज हैं कैबिनेट में आपके। मुलायम सिंह यादव ने मुकदमे लादे, मुलायम सिंह यादव ने जेल भेजा, यही समाजवादी हैं जिन्होंने जेल भेजा उनको, जिन्होंने माफिया बनाने की कोशिश की एक संत को। और तीसरी बात, जो वहां अभी राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे कहीं, उन्होंने कहा ये है रेवती रमन सिंह जी, उनको पता ही नहीं है कौन लड़ रहा है, रेवती रमन सिंह लड़ रहे हैं कि उज्जवल रमन लड़ रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने पेपर लीक की बात ये नहीं बताई कि हाँ हमारे समय में भी 26 बार पेपर लीक हुए। इन्होंने कहा कि हुए, इनके में नहीं हुए। अरे भाई, आपसे सवाल पूछा गया तो जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं कि इस कदर माननीय योगी जी से डरी हुई है। मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए, ये लोग जिस कदम चलते हैं वहां इनको नीचे कदम से योगी का नाम निकलता है। आज स्थितियां इतनी बदली हुई है, किस तरीके से बोल रहे हैं 79, ये मैं कह रहा हूं दहाई में ये आ जाए तो 4 तारीख को चैलेंज करता हूं, फिर से यहां बैठ कर जवाब दूंगा, दोनों लोग मिलाकर आ जाएं। ठीक है, बेमेल गठबंधन। रविंद्र जी छोटा सा जवाब, वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने मुकदमे लगाए थे और एक संत को माफिया बनाने की कोशिश की थी, और ये कोर्ट का फैसला है, कोई सीएम अपने खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लेता। सबसे पहले जो मुकदमा लेने का जो तरीका वापस है, शायद इनको शाहिद जी को मालूम नहीं है, या तो अभी पढ़ लें गूगल में। मुकदमा जो वापस लिया जाता है वो सीएम कार्यालय में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जब कैबिनेट अनुमोदित कर देता है तब मुख्य सचिव के पास जाता है, मुख्य सचिव उसको न्यायालय में भेजता है। न्यायालय प्रक्रिया को इनको ये प्रक्रिया इनको जानकारी होनी चाहिए। नहीं करेंगे, न्यायालय मना भी तो कर सकता है। तो ये प्रक्रिया इनको मालूम नहीं थी, तो 2020 से पहले ये प्रक्रिया इनको मालूम थी नहीं, तो झूठ बोलना मोदी जी का, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोलो। चलिए लौटा हूं दूसरे दौर में। रोशन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन जी, समाजवादी पार्टी की एक सीट है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, 3 बीजेपी के पास हैं, 1 उनके सहयोगी गठबंधन के पास है, पलड़ा तो उनका भारी है। फिर क्या लगता है आपको कि वो मुद्दे प्रभावी हैं जो रविंद्र जी बता रहे हैं या जो शर्मा जी बता रहे हैं? इस बार पांसा पलट जाएगा या हवा का रुख वैसा ही है जैसा पिछली बार था? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। रोशन जी म्यूट है आपके पास से। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो अनारी टीवी के तमाम दर्शकों को, हमारे वरिष्ठ साथियों को मेरा नमन। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, ये राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के विरोध में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, पहली चीज तो एक बात हमें मानना होगा कि कोई भी राजनीतिक दल दूध का धुला हुआ नहीं है। जैसे अभी हमारे एक भाई अश्विनी जी ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुकदमे थोपे थे किसी के ऊपर,
इसका मतलब ये स्वीकार करते हैं कि राज्य सरकार का जो मुखिया हो, जिसके ऊपर चाहे वो मुकदमे जैसा चाहे वैसा तो ठोक सकता है, इन्होंने स्वीकार किया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास रणनीतिक तौर पर इस चुनाव में से पहले भी बढ़त का जरिया रहा है। अब उसकी बात शुरुआत अगर हम करें सर, तो 2014 में बहुजन समाज पार्टी के गुप्त समझौते के तहत जो बहुजन वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था, बहुत तेजी के साथ गया हुआ था, और बहुजन समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं आ पाई थी उस बात आपको पता है। तो सारे जो वो दलित तबके के लोग चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो इनका उछाल आया, बहुत तेजी के साथ उछाल आया, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बेनिफिशियरी वोटर वर्ग भी क्रिएट किया। वो जाति धर्म से ऊपर उठकर था। जब इन्होंने 5 किलो राशन देना शुरू किया और 2000 रुपए लोगों के अकाउंट में आने लगे, तो एक बेनिफिशियरी वर्ग था, उसे किसी जाति समाज से जोड़ के ना देखा जाए। ये हितग्राही कह सकते हैं, जो हितग्राही कहते हैं, वो लाभार्थी वर्ग है। हाँ जी जी बिल्कुल सर, मैं बात को पूरी कर लूं जरा सब। अब सवाल इस बात का है कि अभी जो करंट सिनारियो 2024 का जो इलेक्शन है, ये पिछले 2 इलेक्शन से बिल्कुल भिन्न है। इस बात को हमारे भाजपा के भी मित्र को स्वीकार करना है और विपक्ष को भी स्वीकार करना है। आप समझिए इस बात को कि 10 साल तक जनता ने जिस शासन को झेला है, जिसको झेला है, उससे वो झेला शब्द ऐसा लगता है कि मुश्किल में काटा हो। एग्जैक्टली वही शब्द मैं बोल रहा हूं। झेला है इसलिए कि हमारे राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात तो बार बार कही, किसी भी सार्वजनिक मंच से, किसी भी विपक्ष की उस पर कभी वो सार्वजनिक मंच पर या संसद में बहस करते नजर नहीं आते। मैं अभी की बात मैं कर लूं कि जितने मुद्दे अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, सारा भारतवर्ष मानता है कि हमारा है, और किसको एतराज है? पूरे भारतवर्ष में कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने इस बात पर विरोध किया हो। बल्कि मेरी अपनी राय तो यह है कि सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, बांग्लादेश भी हमारा ही था। अखंड भारत का निर्माण करिए। अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप, पीओके तो उस समय के बाद की बात है ना। मैं बात कंप्लीट तो कर लूं सर। वैसे भी आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, तो थोड़ा सा मेहरबानी मेरे ऊपर बनाए रखें। सबको करिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये 10 साल में इस मुद्दे को संसद में जो है विपक्ष के साथ विमर्श करके एक राष्ट्रनीति बना के आपने इस पर पहल क्यों नहीं की? क्या ये चुनाव के दरमियान उठाने वाले मुद्दे हैं? आप बताइए। हमारे सीएम योगी साहब एक बात कहते हैं कि ये चुनाव राम विरोधियों के और राम भक्तों के बीच में है। बड़ी विनम्रता पूर्वक माफी चाहते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि क्या रामचंद्र जी पर भी किसी का कॉपीराइट होता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में आप रहेंगे? तो राजनीति में कॉपीराइट इसलिए कर दिया ना, कुछ विरोध में चले गए थे, कुछ पक्ष में चले गए थे, लेकिन अब तो न्यायालय के माध्यम से हो गए। रोशन जी ज्यादा समय दे दिया, जवाब नहीं आ पाएगा। साई जी से जवाब ले लेता हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। आप चैनल के हेड के तौर पर बैठे हुए हैं, आपके मन में आप राम भक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका दल से तो कुछ लेना देना नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी में बैठे हुए, कांग्रेस में बैठे हुए, बसपा में बैठे हुए और तमाम राजनीतिक दलों में बैठे हुए हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके दिलों में अगर राम बसते हैं, तो क्या इस नाम पर अब अगर वोट भाजपा को नहीं देते तो राम हो जाएंगे? राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होंगे ना, राष्ट्र के चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी होंगे। लेकिन आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं अश्विनी जी से कि राम पे कॉपीराइट तो आपका है नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टियों के भी हैं, तो बहुत कांग्रेसियों के भी हैं, वो तो तमाम लोगों के हैं। लेकिन राम पर बात करते हैं, बाकी चीजों पर बात नहीं करते। अन्य मुद्दों पर विपक्षी दल के साथ बात नहीं करते, चाहे पीओके का मामला हो चाहे अन्य मुद्दे हो। जवाब दीजिए, छोटा सा, समय नहीं है। ब्रजेश जी, छोटा सा जवाब है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था। दूसरे दलों ने उसका भरपूर विरोध किया, भले ही वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन एजेंडे में हमारे था, हमने उनके लिए किया, हमारे लोगों ने उनके लिए जान दिया, उन लोगों ने लाठियां चलवाई। दूसरी बात, अब आ जाइए आप जो है इसकी किस तरीके से आपने रोशन जी कहा ना कि सबसे बैठकर पीओके पर बात कर लीजिए। भाई संविधान की आत्मा होती है प्रियम्बल, उसको जब बदला गया तो किससे बात किया गया था? किसी से बात नहीं किया गया था। और आप कह रहे हैं सबसे बैठकर बात कर लीजिए। पीओके जो हमको लेना है और हम लेकर रहेंगे, क्योंकि हमने 370 हटाया। ये लोग कहते थे कि 370 नहीं हट सकती है, कपिल सिब्बल हो चाहे कोई भी हो, किसी भी ने कहा, अभी भी मुकदमा लड़ा है लोगों ने कि हम लागू कराएंगे। लोगों ने कहा नहीं लागू होगा, कांग्रेसी कहते हैं कि लागू कराएंगे।
तो देश विरोधी नीतियों में संलिप्त हैं, चाहे विरोधी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी तो आज राजद्रोह में आ गई है, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक और सवाल उन्होंने उठाया था कि यदि आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, मतलब मुखिया इतना पावरफुल होता है कि आपको माफिया बना सकता है, तो वो काम आप भी कर रहे हैं क्या? नहीं, उसके जरा उदाहरण दिखा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, एक संत निकले अपने मंदिर के मठाधीश थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। मुलायम सिंह यादव के ऊपर मुकदमे पहले से दर्ज थे। साइकिल से दिल्ली भाग गए थे चौधरी चरण सिंह के पास, डकैती का मुकदमा था, डकैत कहे जाते थे। चलिए, उस समय माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इस बार भी संघर्ष बड़ा है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी, बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को महज 31,000 वोट मिले थे। क्या एक दूसरा दल एक दूसरे अपने वोटर को दूसरे दल को दिला पाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी समाजवादी पार्टी के सामने कि वो अपने वोटर्स को डाइवर्ट कर पाता है क्या, कांग्रेस के पक्ष में ला पाता है क्या, और बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार भी क्या यहाँ खेल बिगाड़ेगी? इसके लिए परिणामों का इंतजार करना होगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।